घुंघरू राजा के बारे में क्या जान गई थी मौली। मनचाहा शिकार तो मिल गया, लेकिन शिकारी थक कर चूर हो चुका था। एक तो थकान, दूसरे ढलती सांझ और तीसरे 7 कोस का सफर, उसमें भी 2 कोस पहाड़ी चढ़ाई, फिर उतनी ही ढलान। समर सिंह ने पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज पर निगाह डालकर घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। फिर घोड़े की लगाम थामे खड़े सरदार जुझार सिंह को टोकते हुए थके से स्वर में बोले, अंग अंग दुख रहा है सरदार, ऊपर से सूरज भी पीठ दिखा गया, धुंधल का घिरने वाला है, अंधेरे में कैसे पार करेंगे इस पहाड़ी को। जुझार सिंह थके योद्धा की तरह सामने सीना ताने खड़ी पहाड़ी पर नजर डालते हुए बोले, थक तो हम सभी गए हैं, हुकुम सफर जारी रखा तो और भी बुरा हाल हो जाएगा, अंधेरे में रास्ता भटक गए तो अलग मुसीबत। मेरे ख्याल से ताजुझार सिंह की बात का आशय समझते हुए समर सिंह बोले, लेकिन इस बियाबान जंगल में रात कैसे कटेगी, हम लोगों के पास तो कोई साधन भी नहीं है। ऊपर से जंगली जानवरों का अलग डर पीछे खड़े सैनिक समर सिंह और जुझार सिंह की बातें सुन रहे थे। उन दोनों को चिंतित देख एक सैनिक अपने घोड़े से उतरकर सरदार के पास आया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सरदार समझ गए सैनिक कुछ कहना चाहता है। उन्होंने पूछा तो सैनिक उत्साहित स्वर में बोला, सरदार, अगर रात इधर ही गुजारनी है तो सारा बंदोबस्त हो सकता है। आप हुक्म करें, क्या बंदोबस्त हो सकता है? मोहकम सिंह जुझार सिंह ने सवाल किया तो सैनिक दाईं ओर इशारा करते हुए बोला, इस छोटी सी पहाड़ी के पार मेरा गांव है, बड़ी खूबसूरत रमणीक जगह है उस पार। इस पहाड़ी को पार करने के लिए हमें सिर्फ 1 कोस चलना पड़ेगा, आधे कोस की चढ़ाई और उस ओर की आधे कोस ढलान। रास्ता बिल्कुल साफ है, अंधेरा घिरने से पहले हम गांव पहुंच जाएंगे। मेरे गांव में हुकुम को कोई तकलीफ नहीं होगी। जुझार सिंह ने प्रश्न सूचक नजरों से समर सिंह की ओर देखा। वह शांत भाव से घोड़े की पीठ पर बैठे थे। उन्हें चुप देख सरदार ने कहा, सैनिक की सलाह बुरी नहीं है हुकुम, रात भी चैन से बीत जाएगी और इस बहाने आप अपनी प्रजा से मिल भी लेंगे। जो लोग आपके दर्शन को तरसते हैं आपको सामने देख पलके बिछा देंगे, और ऐसा ही हुआ था। मोहकम सिंह का प्रस्ताव स्वीकार करके जब समर सिंह अपने साथियों के साथ उसके गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उनके आगे सचमुच पलके बिछा दी। छोटा सा पहाड़ी गांव था राखावास, साधन विहीन, फिर भी वहां के लोगों ने अपने राजा के लिए ऐसे ऐसे इंतजाम किए जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। हुकुम के आने से मोहकम सिंह को तो जैसे पर लग गए थे। उसने गांव के युवकों को एकत्र करके सूखी मुलायम घास का आरामदेह आसन लगवाया, उस पर सफेद चादर बिछवाई। सरदार के लिए अलग आसन का प्रबंध किया और सैनिकों के लिए अलग चांदनी रात थी। फिर भी लकड़ियां जलाकर रोशनी की गई। आनन फानन में सारा इंतजाम कराने के बाद गांव के कुछ जिम्मेदार लोगों को शिकार भूनने और बनाने की जिम्मेदारी सौंपकर मोहकम सिंह घोड़ा दौड़ाता हुआ 2 कोस दूर समलखा गांव गया और वहां से वीरन देवल से 4 बोतल संतूरी ले आया। राजस्थान की बेहतरीन शराब जो केवल राजा महाराजाओं के लिए बनाई जाती थी, उनका अदना सा एक सिपाही कितने काम का साबित हो सकता है, यह बात समर सिंह को तब पता चली जब उसके अपने हाथों मारे गए शिकार का जायकेदार गोश्त परोसा गया। भोजन के साथ संतूरी का लुत्फ लेते हुए उनकी नजर घुंघरू छनकाकर मस्त अदाओं के साथ नाचती मौली पर पड़ी। ऐसा रूपलावण्य, ऐसा अछूता सौंदर्य, ऐसा मदमाता यौवन और अंगंग में ऐसी लोच समर सिंह ने पहली बार देखी थी। उनके महल तक में नहीं थी ऐसी अनिंद्य सुंदरी। ऊपर से फिजाओं में रंग बिखेरती मौली का सधा हुआ स्वर और एक ही ताल पर बजते घुंघरुओं की झंकार, रही सही कसर मानो की ढोलक की थाप पूरी कर रही थी। घुंघरुओं की रुंझुन और ढोलक की थाप को सुनने लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के पूरक हों। पूरक थे भी। मौली का सधा स्वर, घुंघरुओं की रुंझुन और मानो की ढोलक की थाप ही नहीं, बल्कि वे दोनों भी। यह अलग बात थी कि इस बात को गांव वाले तो जानते थे, पर समर सिंह और उनके साथी नहीं। मौली और मानो खूब खुश थे। उन्हें यह सोचकर खुशी हो रही थी कि अपने राजा का मनोरंजन कर रहे हैं। इसके लिए उन दोनों ने अपनी ओर से भरपूर कोशिश भी की, लेकिन उनकी सोच, उनके उत्साह, उनके समर्पण भाव और कला पर पहली बिजली तब गिरी जब शराब के नशे में झूमते राजा समर सिंह ने मौली को पास बुलाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा,
आज हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा शिकार किया है। हमारी शिकार यात्रा सफल रही। यह रात कभी नहीं भूलेगी। इस तरह मौली का हाथ कभी किसी ने नहीं पकड़ा था, मानू ने भी नहीं। उसे मानू के हाथों का स्पर्श अच्छा लगता था, लेकिन उसने उसके पैरों के अलावा कभी किसी अंग को नहीं छुआ था। मौली के पैरों में भी उसके हाथों का स्पर्श तब होता था जब वह अपने हाथों से उसके पैरों में घुंघरू बांधता था। मौली को राजा द्वारा यूं हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो समर सिंह उसकी कलाई पर दबाव बढ़ाते हुए बोले, आज के बाद तुम सिर्फ हमारे लिए नाचोगी, हमारे महलों में। हम मालामाल कर देंगे तुम्हें, और तुम्हारे घर वालों को ही नहीं, इस गांव को भी घुंघरुओं की झनकार भी थम चुकी थी और ढोलक की थाप भी। सब लोग विस्मय से राजा की ओर देख रहे थे। कुछ कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मानू भी अवाक बैठा था। मौली राजा से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मौली, रास्ते की धूल है हुकुम, और धूल उन्हीं रास्तों पर अच्छी लगती है जो उसकी गगनचुंबी उड़ानों के बाद भी उसे अपने सीने में समेट लेते हैं। इस ख्याल को मन से निकाल दीजिए हुकुम। मैं इस काबिल नहीं हूं। समर सिंह ने लोकलाज की वजह से मौली का हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन उन्हें मौली की यह बात अच्छी नहीं लगी। रात बड़े ऐशो आराम से गुजरी। मोहकम सिंह और गांव वालों ने हुकुम तथा उनके साथियों की खातिर तवज्जो में कोई कसर न उठा रखी थी। सुबह जब सूरज की किरणों ने पहाड़ से उतरकर राखावास की मिट्टी को छुआ तो वहां का कण-कण निखर गया। राजा समर सिंह ने उस गांव का प्राकृतिक सौंदर्य देखा तो लगा जैसे स्वर्ग के मुहाने पर बैठे हो। मौली की तरह ही खूबसूरत था उसका गांव। चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा, नीलमणि से जल वाली आधा कोस लंबी झील के किनारे स्थित। पहाड़ों से उतरकर आने वाले बरसाती पानी का करिश्मा थी। वह झील रवाना होने से पहले समर सिंह ने मौली के मां बाप को तलब किया। दोनों हाथ जोड़े आ खड़े हुए तो समर सिंह बोले, तुम्हारी बेटी महल की शोभा बनेगी, उसे लेकर महल आ जाना। हम तुम्हें मालामाल कर देंगे मौली को, हम महल ले आएंगे। हुकुम मौली के मां बाप डरते सहमते बोले, नाचना गाना हमारा पेशा है, पर मौली के साथ मानू को भी आपको अपनी शरण में लेना पड़ेगा। उसके बिना तो मौली का पैर तक नहीं उठ सकता। हम समझे नहीं, समर सिंह ने आश्चर्य मिश्रित स्वर में पूछा। तो मौली के पिता बोले, मौली और मानू बचपन के साथी है, नाच गाना भी दोनों ने साथ साथ सीखा, बहुत प्यार है दोनों में। मौली तभी नाचती है जब मानू खुद अपने हाथों उसके पांव में घुंघरू बांधकर ढोलक पर थाप देता है। आप लाख साजिंदे बैठा दे, मौली नहीं नाचेगी हुकुम। इस बात को सारा इलाका जानता है, हमारे लिए भी नहीं। समर सिंह ने अपमान का सा घूंट पीते हुए गुस्से में कहा। तो मौली के पिता बोले, आपके लिए नाचेगी, हुकुम जरूर नाचेगी, लेकिन उसके साथ मानू का होना जरूरी है। सारा गांव जानता है मौली और मानू दो जिस्म एक जान है। अलग करके सिर्फ दो लाशें रह जाएंगी। उन्हें अलग करना संभव नहीं है। तुम्हारे मुंह से बगावत की बू आ रही है और हमें बाकी बिल्कुल पसंद नहीं। समर सिंह गुस्से में बोले, मौली को खुद महल लेकर आते तो हम मालामाल कर देते तुम्हें, लेकिन अब हम खुद उसे साथ लेकर जाएंगे। जाकर तैयार करो उसे, यह हमारा हुक्म है। अच्छा तो किसी को नहीं लगा, लेकिन राजा की जिद के सामने किसकी चलती। आखिरकार वही हुआ जो समर सिंह चाहते थे। रोती बिलखती मौली को उनके साथ जाने को तैयार कर दिया गया। विदा बेला में मौली ने पहली बार मानू का हाथ थामकर कहा, मौली तेरी है मानू, तेरी ही रहेगी। राजा इस लाश से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। मानू के होठों से जैसे शब्द रूठ गए थे। वह पलकों में आंसू समेटे चुपचाप देखता रहा। आंसू और भी कई आंखों में थे, लेकिन राजा के भय ने उन्हें पलकों से बाहर नहीं आने दिया। अंततः मौली राखावास से राजा के साथ विदा हो गई। राखावास में देवल, राठौर और नाड़ी बट रहते थे। मौली और मानू दोनों ही नट जाति के थे। दोनों साथ साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। दोनों के परिवारों का एक ही पेशा था, नाच गाना और भेड़ बकरियां पालना। मानू के पिता की झील में डूबने से मौत हो गई थी। घर में मां के अलावा कोई न था। जब यह हादसा हुआ, मानू कुल 9 साल का था। पिता की मौत के बाद मां ने कसम खा ली कि वह अब जिंदगी भर न नाचेगी, न गाएगी। घर में 10 से 12 भेड़ बकरियों के अलावा
आमदनी का कोई साधन नहीं था। भेड़ बकरियां मां बेटे का पेट कैसे भरती? फलस्वरूप घर में रोटियों के लाले पड़ने लगे। कभी कभी तो मानू को जंगली झरबेरियों के बेर खाकर दिन भर भेड़ बकरियों के पीछे घूमना पड़ता था। मौली बचपन से मानू के साथ रही थी। वह उसका दर्द समझती थी। उसे मालूम था मानू कितना चाहता है उसे, कैसे अपने बदन को जख्मी करके झरबेरियों में से कुर्ते की झोली भर भर लाल लाल बेर लाता था उसके लिए, और बकरियों के पीछे भागते दौड़ते उसके पांव में कांटा भी चुभ जाता था तो कैसे तड़प उठता था वह। खून और दर्द रोकने के लिए उसके गंदे पांवों के घाव पर मुंह तक रखने से परहेज नहीं करता था। वह अमीर तो मौली का परिवार भी नहीं था। बस जैसे तैसे रोजी रोटी चल रही थी मौली को। जो भी घर में खाने को मिलता उसे वह अकेली कभी नहीं खाती। बहाना बनाकर भेड़ बकरियों के पीछे साथ ले जाती, फिर किसी बड़े से पत्थर पर बैठकर अपने हाथों से मानू को खिलाती। मानू कभी कहता, मेरे नसीब में भूख लिखी है, मेरे लिए तू क्यों भूखी रहती है? तो मौली उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहती, मेरी आधी भूख तुझे देखकर भाग जाती है और आधी रोटी खाकर। मैं भूखी कहां रहती हूं? मानू इसी तरह भेड़ बकरियां चराते, पहाड़ी ढलानों पर उछल कूद मचाते। मानू 14 साल का हो गया था और मौली 12 साल की। दुनियादारी को थोड़ा बहुत समझने लगे थे दोनों। इस बीच मानू की मां उसके पिता की मौत के गम को भूल चुकी थी। गांव के ही एक दूसरे आदमी का हाथ थामकर अपनी दुनिया आबाद कर ली थी उसने। सौतेला बाप मानू को भी साथ रखने को तैयार था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मानू और मौली जानते थे नाच गाना उनका खानदानी पेशा है। थोड़ा और बड़ा होने पर उन्हें यही पेशा अपनाना पड़ेगा। उन्हें यह भी मालूम था कि उनके यहां जो अच्छे नाचने गाने वाले होते हैं उन्हें राज दरबार में जगह मिल जाती है। ऐसे लोगों को धन धान्य की कमी नहीं रहती। हकीकतों से अनभिज्ञ वे दोनों सोचते, बड़े होकर वे भी कोशिश करेंगे कि उन्हें राज दरबार में जगह मिल जाए। एक दिन बकरियों के पीछे दौड़ते पत्थर से टकराकर मौली का पांव बुरी तरह घायल हो गया। मानू ने खून बहते देखा तो कलेजा धक से रह गया। उसने झट से अपना कुर्ता उतारकर खून पोंछा, लेकिन खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मानू का पूरा कुर्ता खून से तर हो गया, पर खून नहीं रुका। चोट मौली के पैर में लगी थी, पर दर्द मानू के चेहरे पर झलक रहा था। उसे परेशान देख मौली बोली, कुर्ता खून में रंग दिया, अब पहनेगा क्या? हमेशा की तरह मानू के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान तैर आई। वह खून रोकने का प्रयास करते हुए दुखी स्वर में बोला, कुर्ता तेरे पांव से कीमती नहीं है। 10-5 दिन नंगा रह लूंगा तो मर नहीं जाऊंगा। काफी कोशिशों के बाद भी खून बंद नहीं हुआ तो मानो मौली को कंधे पर डालकर झील के किनारे ले गया। मौली को पत्थर पर बैठाकर उसने झील के जल से उसका पैर धोया। आसपास झील का पानी सुर्ख हो गया, फिर भी खून था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ नहीं सूझा तो मानू ने अपने खून सने कुर्ते को पानी में भिगोकर उसे फाड़ा और पट्टियां बदल बदलकर घाव पर रखने लगा। उसकी यह युक्ति कारगर रही। थोड़ी देर में मौली के घाव से खून बहना बंद हो गया। उस दिन मौली को पहली बार पता चला कि मानू उसे कितना चाहता है। मानो मौली का पांव अपनी गोद में रखे धीरे धीरे घाव को सहला रहा था ताकि दर्द कम हो जाए। तभी मौली ने उसे टोका, खून बंद हो चुका है मानू, दर्द भी कम हो गया। तेरे शरीर पर धवले, लुंगी पर खून के दाग लगे हैं, नहाकर साफ कर ले। मौली का पैर थामे बैठा मानो कुछ देर शांत भाव से झील को निहारता रहा, फिर उसकी ओर देखकर उद्वेलित स्वर में बोला, झील के इस जल में तेरा खून मिला है मौली। मैं इस झील में कभी नहीं नहाऊंगा, कभी नहीं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मानो उसके पैर को सहलाते हुए गंभीर स्वर में बोला, अपने ये पैर जिंदगी भर के लिए मुझे दे दे मौली। मैं इन्हें अपने हाथों से सजाऊंगा, संवारूंगा। मेरा सब कुछ तेरा है मानू। मौली उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें में झांकते हुए बोली, सब कुछ? अपनी चीज को कोई खुद से मांगता है क्या? पल भर के लिए मानो अवाक रह गया। उसे वही जवाब मिला था जो वह चाहता था। वह मौली की ओर देखकर बोला, मौली, अब हम दोनों बड़े हो चुके हैं, ज्यादा दिन इस तरह साथ साथ नहीं रह पाएंगे। लोग देखेंगे तो उल्टी सीधी बातें करेंगे, जबकि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे जिंदगी भर साथ न छूटे।
ऐसा क्या हो सकता है? मौली ने परेशान से स्वर में पूछा। तो मानू सोचते हुए बोला, नाचना गाना हमारा खानदानी पेशा है ना, हम वही सीखेंगे। तू नाचेगी गाएगी, मैं ढोलक बजाऊंगा। हम दोनों इस काम में ऐसी महारत हासिल करेंगे कि दो जिस्म एक जान बन जाए, कोई हमें अलग करने की सोच भी न सके। मौली खुद भी यही चाहती थी। वह मानू की बात सुनकर खुश हो गई। मौली का पांव ठीक होने में एक पखवाड़ा लगा और मानू को दूसरा कुर्ता मिलने में भी। इस बीच वह पूरे समय नंगा घूमता रहा। आंधी, धूप या बरसात तक की चिंता नहीं की। उसे खुशी थी कि उसका कुर्ता मौली के काम तो आया। मानू के पिता की ढफ घर में सही सलामत रखी थी। कभी उदासी और एकांत के क्षणों में बजाया करता था वह उसे। मौली का पैर ठीक हो गया तो एक दिन मानू उसी ढफ को झाड़पोंछ कर ले गया जंगल। मौली अपने घर से घुंघरू लेकर आई थी। मानू ने एक विशाल शिला को चुनकर अपना साधना स्थल बनाया और मौली के पैरों में अपने हाथों से घुंघरू बांधे। उसी दिन से मानू की ढफ की ताल पर मौली की नृत्य साधना शुरू हुई, जो अगले 2 वर्षों तक निर्बाध चलती रही। इस बीच ढफ और ढोलक पर मानू ने नए नए ताल ईजाद किए और मौली ने नृत्य एवं गायन की नई नई कलाएं सीखी। अपनी अपनी कलाओं में पारंगत होने के बाद मौली और मानू ने होली के मौके पर गांव वालों के सामने अपनी अपनी कलाओं का पहला प्रदर्शन किया तो लोग हतप्रभ रह गए। उन्होंने इससे पहले न ऐसा ढोलक बजाने वाला देखा था, न ऐसी अनोखी अदाओं के साथ नृत्य करने वाली। कई गांव वालों ने उसी दिन भविष्यवाणी कर दी थी कि मौली और मानू की जोड़ी एक दिन राजदरबार में जाकर इस गांव का मान बढ़ाएगी। समय के साथ मानू और मौली का भेड़करियां चराना छूट गया और नृत्य गायन पेशा बन गया। कुछ ही दिन में इलाके भर में उनकी धूम मच गई। आसपास के गांवों के लोग अब उन दोनों को तीजत त्योहार और विवाह शादियों के अवसर पर बुलाने लगे। इसके बदले उन्हें धन धन्य भी मिल जाता था। मानू ने अपनी कमाई के पैसे जोड़कर सबसे पहले मौली के लिए चांदी के घुंघरू बनवाए। घुंघरू मौली को सौंपते हुए वह बोला, ये मेरे प्यार की पहली निशानी है, इन्हें संभाल कर रखना। लोग घुंघरुओं को नाचने वाली के पैरों की जंजीर कहते हैं, लेकिन मेरे विचार से किसी भी नृत्यांगना के लिए इससे बढ़िया कोई तोहफा नहीं हो सकता। तुम इन्हें जंजीर मत समझना। इन घुंघरुओं को तुम्हारे पैरों में बांधूंगा भी मैं और खोलूंगा भी मैं। मौली को मानू की बात भी अच्छी लगी और तोहफा भी। उस दिन के बाद से वही हुआ जो मानू ने कहा था। मौली को जहां भी नृत्य कला का प्रदर्शन करना होता, मानू खुद उसके पैरों में घुंघरू बांधकर ढोलक पर ताल देता। ताल के साथ ही मौली के पैर थिरकने लगते। जब तक मौली नाचती, मानू की निगाह उसके पैरों पर ही जमी रहती। प्रदर्शन के बाद वही अपने हाथों से मौली के पैरों के घुंघरू खोलता। प्यार क्या होता है ये न मौली जानती थी न मानू। वे तो केवल इतना जानते थे कि वे दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। मरेंगे तो साथ, जिएंगे तो साथ। मौली और मानू अपने प्यार की परिभाषा भले ही न जानते हों, पर गांव वाले उनके अगाध प्रेम को देख जरूर जान गए थे कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें उनके इस प्यार पर नाज भी था। किसी ने उनके प्यार में बाधा बनने की कोशिश भी नहीं की। मौली के माता पिता तक ने भी नहीं। एक बार एक पहुंचे हुए साधु घूमते घामते राखावास आए तो गांव के कुछ युवक युवतियां उनसे अपना अपना भविष्य पूछने लगे। उनमें मौली भी शामिल थी। साधु बाबा उसके हाथ की लकीरें देखते ही बोले, तेरी किस्मत में राजयोग लिखा है, किसी राजा की चहेती बनेगी तू। मौली ने कभी कल्पना भी नहीं की थी मानू से बिछुड़ने की। उसके लिए वह राजवास तो क्या, सारी दुनिया को ठोकर मार सकती थी। उसने हड़बड़ाकर पूछा, मेरी किस्मत में राजयोग लिखा है तो मानू का क्या होगा बाबा? वह तो मेरे बिना साधु बाबा पल भर आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर आंखें खोलकर वह नीली झील की ओर निहारते हुए बोले, वह इस झील में डूबकर मरेगा। मौली सन्न रह गई। लगा जैसे धरती आकाश एक साथ हिल रहे हों। न चाहते हुए भी उसके मुंह से चीख निकल गई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे मानू से कोई अलग नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर साधु बाबा ठहाका लगाकर हंसे। थोड़ी देर हंसने के बाद वे शांत स्वर में बोले, होनी को कौन टाल सकता है। बालिका बाबा अपनी राह चले गए। मौली को लगा जैसे उसके सीने पर सैकड़ों मन वजन का पत्थर रख गए हों।
यह बात सोच सोचकर वह पागल हुई जा रही थी कि बाबा की भविष्यवाणी सच निकली तो क्या होगा। उस दिन जब मानू मिला तो मौली उसे खींचते हुए झील किनारे ले गई और उसका हाथ अपने सिर पर रखकर बोली, मेरी कसम खा मानू, तू आज के बाद जिंदगी भर कभी इस झील में कदम तक नहीं रखेगा। मानू को मौली की यह बात बड़ी अजीब लगी। वह उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, यह कसम तो मैंने उसी दिन खा ली थी जब तेरा खून इस झील के जल में मिल गया था। फिर भी तू कहती है तो एक बार फिर कसम खा लेता हूं। पर बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों है मानू? कि कसम खा लेने के बाद मौली ने बाबा की बात उसे बताई तो मानू हंसते हुए बोला, तू इतना डरती क्यों है? जब मैं झील के पानी में कभी उतरूंगा ही नहीं तो डूबूंगा कैसे? फिर कोई जरूरी तो नहीं कि बाबा की भविष्यवाणी सच ही हो। साधु की भविष्यवाणी को वर्षों बीत चुके थे। इस बीच मौली 17 साल की हो गई थी और मानू 19 का। दोनों ही बाबा की बात भूल चुके थे। और तभी शिकार से लौटते समय राजा समर सिंह राखावास में रुके थे। समर सिंह मौली को अपने साथ क्या ले गए? राखावास के प्राकृतिक दृश्यों की शोभा चली गई, गांव वालों का अभिमान चला गया और चली गई मानू की जान। पागल सा हो गया मानू। बस झील किनारे बैठा उस राह को निहारता रहता जिस राह राजा के साथ मौली गई थी। खाने पीने का होश ही नहीं था उसे। लगता था जैसे राजा उसकी जान निकालकर ले गया हो। बात तब की है जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का पराभव हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम पूरे देश में फहराने के प्रयास किए जा रहे थे। देश के कितने ही राजे रजवाड़े विलायती झंडे के नीचे आ चुके थे और कितने आने को मजबूर थे। उन्हीं दिनों अरावती पर्वतमाला की घाटियों में बसी एक छोटी सी रियासत थी चंदनगढ़। इस रियासत के राजा समर सिंह थे तो अंग्रेज विरोधी, पर शक्तिहीनता की वजह से उन्हें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे तले आना पड़ा था। उन पर अंग्रेजों का इतना प्रभाव था कि उन्हें अपने घोड़े गोरा का नाम बदलकर गोरू करना पड़ा था। समर सिंह उन राजाओं में थे जो रास रंग में डूबे रहने के कारण राजकाज और प्रजा का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते थे। राजा समर सिंह को दो ही शौक थे, पहला शिकार का और दूसरा नाच गाने और मौज मस्ती का। मौली को भी उन्होंने इसी उद्देश्य से चुना था, लेकिन यह उनकी भूल थी। वह नहीं जानते थे कि मौली दौलत की नहीं, प्यार की दीवानी है। राजा समर सिंह मौली के रूपलावण्य, मदमाते यौवन और उसकी नृत्य कला से प्रभावित होकर उसे साथ जरूर ले आए थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी भान नहीं था कि यह सौदा उन्हें सस्ता नहीं पड़ेगा। राजमहल में पहुंचकर मौली का रंग ही बदल गया। राजा ने उसकी सेवा के लिए दासियां भेजी, नए नए वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन भेजे, लेकिन मौली ने किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। वह जिंदा लाश सी शांत बैठी रही, किसी से बोली तक नहीं, मानो गूंगी हो गई थी वह। दासियों ने समझाया, पड़दायतों ने मनुहार की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा समर सिंह को पता चला तो वे स्वयं मौली के पास पहुंचे। उन्होंने उसे पहले प्यार से समझाने की कोशिश की, फिर भी मौली कुछ नहीं बोली। तो राजा ने गुस्से में कहा, तुम्हें महल लाकर हमने जो इज्जत बख्शी है वह हर किसी को नहीं मिलती, और एक तुम हो जो इस सब को ठोकर मारने पर तुली हो, ये जानते हुए भी कि अब तुम्हारी लाश भी राखावास नहीं लौट सकती। हां, तुम अगर चाहो तो हम तुम्हारे वजन के बराबर धन दौलत तुम्हारे माता पिता को भेज सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें हर हाल में हमारी बनकर हमारे लिए जीना होगा। मौली को मौत का डर नहीं था। डर था तो मानू का वो जानती थी। मानू उसके विरह में सिर पटक पटक कर जान दे देगा। उसे यह भी मालूम था कि उसकी वापसी संभव नहीं है। काफी सोच विचार के बाद उसने राजा समर सिंह के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके महल की शोभा बनकर रहूं तो मेरे लिए पहाड़ों के बीच वाली उस झील के किनारे महल बनवा दीजिए जिसके उस पार मेरा गांव है। अपने इस प्रस्ताव में मौली ने दो शर्तें भी जोड़ी। एक यह कि जब तक महल बनकर तैयार नहीं हो जाता राजा उसे छुएंगे तक नहीं, और दूसरी यह कि महल में एक ऐसा परकोटा बनवाया जाएगा जहां से वह हर रोज अपनी चुनरी लहराकर मानू को बता सके कि वह जिंदा है। मानू उसी के सहारे जीता रहेगा। मौली ने अपने आप को लाख संभालना चाहा, लेकिन आंसू पलकों तक आ ही गए। दासी पल भर में समझ गई, जरूर कोई बात है।
उसने मौली को कुरेदना शुरू किया तो वह न चाहते हुए भी उससे दिल का हाल कह बैठी। दासी सहृदय थी। मौली और मानू की प्रेम कहानी सुनने और उनके जुदा होने की बात सुन उसका हृदय पसीज गया। मौली ने उससे निवेदन किया कि वह किसी तरह मानू तक उसका यह संदेश पहुंचा दे कि वह उससे मिले बिना न मरेगी न नाचेगी। वह वक्त का इंतजार करे। एक न एक दिन दोनों का मिलन होगा जरूर। जब तक मिलन नहीं होता तब तक वह अपने आप को संभाले। प्यार में पागल बनने से कुछ नहीं मिलेगा। दासी ने जैसे तैसे मौली का संदेश मानू तक पहुंचाया भी, लेकिन उस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज अधिकारी को चंदनगढ़ आना था। राजा समर सिंह ने अधिकारी को खुश करने के लिए उसकी खातिरदारी का पूरा इंतजाम किया। महल को विशेष रूप से सजाया गया। नाच गाने का भी प्रबंध किया गया। राजा समर सिंह चाहते थे कि मौली अपनी नृत्य कला से अंग्रेज रेजिडेंट का दिल जीते। उन्होंने इसके लिए मौली से मान मनुहर की तो उसने शर्त बता दी, मानो नगर में मौजूद है, उसे बुलाना पड़ेगा। वह आकर मेरे पैरों में घुंघरू बांध देगा तो मैं नाचूंगी। समर सिंह जानते थे कि जो बात मौली की नृत्य कला में है वह किसी दूसरी नर्तकी के नृत्य में हो ही नहीं सकती। अंग्रेज रेजिडेंट को खुश करने की बात थी। राजा ने मौली की शर्त स्वीकार कर ली। मानू को ढूंढवाया गया। साफ सफाई और स्नान के बाद नए कपड़े पहनाकर उसका हुलिया बदला गया। अगले दिन जब रेजिडेंट आया तो पूरी तैयारी के बाद मौली को सभा में लाया गया। सभा में मौजूद सब लोगों की निगाहें मौली पर जमी थीं और उसकी निगाहें उस सबसे अनभिज्य मानू को खोज रही थी। मानू सभा में आया तो उसे देख मौली की आंखें बरस पड़ी। मन हुआ आगे बढ़कर उससे लिपट जाए, लेकिन चाह कर भी वह ऐसा न कर सकी। करती तो दोनों के प्राण संकट में पड़ जाते। उसने लोगों की नजर बचाकर आंसू पोंछ लिए। आंसू मानू की आंखों में भी थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। खुद को संभालकर वह ढोलक के साथ अपने लिए नियत स्थान पर जा बैठा। मौली धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंची तो मानू थोड़ी देर अपलक उसके पैरों को निहारता रहा। फिर उसने जेब से घुंघरू निकालकर माथे से लगाए और मौली के पैरों में बांध दिए। इस बीच मौली उसे ही निहारती रही। घुंघरू बांधते वक्त मानू के आंसू पैरों पर गिरे तो मौली की तंद्रा टूटी। मानू के दर्द का एहसास कर उसके दिल से आह भी निकली, पर उसने उसे जैसे तैसे जज्ब कर लिया। इधर ढोलक पर मानू की थाप पड़ी और उधर मौली के पैर थिरके। पल भर में समा बंध गया। मौली उस दिन ऐसा नाची जैसे वह उसका अंतिम नृत्य हो। लोगों के दिल धड़क धड़क कर रह गए। अंग्रेज रेजिडेंट बेहद खुश हुआ। उसने नृत्य, गायन और वादन का ऐसा अनूठा समन्वय पहली बार देखा था। राजा समर सिंह का जो मकसद था पूरा हुआ। महफिल समाप्त हुई तो मौली ने मानू से हमेशा की तरह घुंघरू खुलवाने चाहे, लेकिन राजा ने इसकी इजाजत नहीं दी। अंग्रेज अधिकारी वापस चला गया तो मानू को महल के बाहर कर दिया गया। मौली अपने कक्ष में चली गई। उसने कसम खा ली कि उसके पैरों के घुंघरू खुलेंगे तो मानू के हाथों से ही झील किनारे वाला महल तैयार होने में 1 वर्ष लगा। छोटे से इस महल में राजा समर सिंह ने मौली के लिए सारी सुविधाएं जुटाई थी। मौली की इच्छानुसार एक परकोटा भी बनवाया गया था, जहां खड़ी होकर वह झील के उस पार स्थित अपने गांव को निहार सके। मौली और मानू एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं। प्यार में वे दोनों किसी भी हद तक जा सकते थे। इसी बात को ध्यान में रखकर राजा समर सिंह ने महल से 100 गज दूर झील के पानी में पत्थरों की एक ऐसी अदृश्य दीवार बनवाई जिसके आर पार पानी तो जा सके, पर जीवों का जाना संभव न हो। दीवार के इस पार उन्होंने पानी में 2 मगरमच्छ छुड़वा दिए। यह सब उन्होंने इसलिए किया था ताकि मानो झील में तैरकर इस पार न आ सके। आए तो मगरमच्छों का शिकार बन जाए। पूरी तैयारी हो गई तो मौली को झील किनारे निर्मित महल में भेज दिया गया। जिस दिन मौली को महल में ले जाया गया उस दिन महल को खूब सजाया गया। राजा समर सिंह की उस दिन वर्ष भर पुरानी आरजू पूरी होनी थी। वादे के अनुसार मौली ने राजा के सामने स्वयं को समर्पित कर दिया। उस दिन उसने अपना श्रृंगार खुद किया था। बेहद खूबसूरत लग रही थी वह। समर सिंह की बाहों में सिमटते हुए उसने सिर्फ इतना कहा था, आज से मेरा तन आपका है, पर मन को आप कभी नहीं छू पाएंगे।
मन पर मानू का ही अधिकार रहेगा। राजा को मौली के मन से क्या लेना देना था। उनकी जिद भी पूरी हो गई और हवस भी। उस दिन के बाद मौली स्थायी रूप से उसी महल में रहने लगी। सेवा में दास दासियां और सुरक्षा के लिए सैनिकों की व्यवस्था थी। महीने में 6 से 7 दिन मौली के साथ गुजारने के लिए राजा समर सिंह झील वाले महल में आते रहते थे। वहीं रहकर वह पास वाले जंगल में शिकार भी खेलते थे। मौली का रोज का नियम था, हर शाम वह महल के परकोटे पर खड़ी होकर अपनी वही चुनरी हवा में लहराती जो गांव से ओढ़कर आई थी। मानू को मालूम था कि मौली झील वाले महल में आ चुकी है। वह हर रोज झील के किनारे बैठा मौली की चुनरी को देखा करता। इससे उसके मन को काफी तसल्ली मिलती। कई बार उसका दिल करता भी कि वह झील को पार करके मौली के पास जा पहुंचे, लेकिन मौली की कसम उसके पैर बांध देती थी। देखते देखते 1 वर्ष और गुजर गया। मौली को गांव छोड़े 2 वर्ष होने को थे। तभी एक दिन राजा समर सिंह को अंग्रेज रेजिडेंट का संदेश मिला कि वह उनकी रियासत के मुआयने पर आ रहे हैं और उसी नर्तकी का नृत्य देखना चाहते हैं जो पिछली यात्रा में उनके सामने पेश की गई थी। राजा समर सिंह ने जब यह बात मौली को बताई तो उसने अपनी शर्त रखते हुए कहा, यह तभी संभव है जब मानू मेरे साथ हो। उसके बिना नृत्य का कोई भी आयोजन मेरे बूते में नहीं है। समर सिंह ने मौली को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अंग्रेज रेजिडेंट को खुश करने की बात थी। फलस्वरूप राजा समर सिंह को झुकना पड़ा। मौली ने राजा से कहा कि वह चंदनगढ़ जाने के बजाय उसी महल में नृत्य करेगी और मानू को भी वहीं बुलाना होगा। राजा समर सिंह नहीं चाहते थे कि मानू किसी भी रूप में मौली के सामने आए, जबकि अंग्रेज रेजिडेंट को खुश करना भी उनकी मजबूरी थी। सोच विचार कर राजा ने झील में बनी अदृश्य दीवार, पानी के नीचे पर ठीक महल के परकोटे के सामने पत्थरों का एक बड़ा सा गोल चबूतरा बनवाकर उस पर प्रकाश स्तंभ स्थापित कराया। इस चबूतरे और महल के बीच ही वह कुंड था जिसमें मगरमच्छ थे। मगरमच्छों को भोजन चूंकि उसी कुंड में डाला जाता था, अतः वे वहीं मंडराते रहते थे। महल के परकोटे से 2 मजबूत रस्सियां इस प्रकार प्रकाश स्तंभ में बांधी गई कि आदमी एक रस्सी के द्वारा स्तंभ तक जा सके और दूसरी से आ सके। अंग्रेज रेजिडेंट के आने का दिन तय हो चुका था। उसी हिसाब से राजा ने झील वाले महल में मेहमानवाजी की तैयारियां कराई। जिस दिन रेजिडेंट को आना था उस दिन 2 सैनिक इस आदेश के साथ राखावास भेजे गए कि वे झील के रास्ते मानू को प्रकाश स्तंभ तक भेजेंगे। मौली ने मानू को झील में न उतरने की कसम दे रखी थी। यह बात समर सिंह नहीं जानते थे। तयशुदा दिन जब अंग्रेज रेजिडेंट चंदनगढ़ पहुंचा, राजा समर सिंह यह कहकर उसे झील वाले महल में ले गए कि उन्होंने इस बार उनके मनोरंजन की व्यवस्था प्रकृति की गोद में की है। राजा का झील वाला महल अंग्रेज रेजिडेंट को खूब पसंद आया। मौली भी उस दिन खूब खुश थी। मानो से मिलने की खुशी उसके चेहरे से फूटी पड़ रही थी। उसे क्या मालूम था कि मानो को उसके सामने झील वाले रास्ते से लाया जाएगा और वह ठीक से उसकी सूरत भी नहीं देख पाएगी। जब सारी तैयारियां हो गई और अंग्रेज रेजिडेंट भी आ गया तो महल के परकोटे से मौली की चुनरी से राखावास की ओर वहां मौजूद सैनिकों को इशारा किया गया। सैनिकों ने मानू से झील के रास्ते प्रकाश स्तंभ तक तैर कर जाने को कहा तो उसने इनकार कर दिया कि वह मौली की कसम नहीं तोड़ सकता। इस पर सैनिकों ने उससे झूठ बोला कि मौली ने अपनी कसम तोड़ दी है, वह अपनी चुनरी लहराकर उसे बुला रही है। मानू ने महल के परकोटे पर चुनरी लहराते देखी तो उसे सैनिकों की बात सच लगी। उसने बिना सोचे समझे मौली के नाम पर झील में छलांग लगा दी। जिस समय मानू झील को पार कर प्रकाश स्तंभ तक पहुंचा, उस समय तक राजा समर सिंह का एक कारिंदा रस्सी के सहारे ढोलक लेकर वहां जा पहुंचा था। उसी ने मानू को बताया कि महल और प्रकाश स्तंभ के बीच मगरमच्छ है। उसे उसी स्तंभ पर बैठकर ढोलक बजानी होगी और मौली उसी धुन पर परकोटे पर नाचेगी। कारिंदा राजा का हुक्म सुनाकर दूसरी रस्सी के सहारे वापस लौट आया। मौली को जब राजा की इस चाल का पता चला तो वह मन ही मन खूब कुढ़ी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि आज वह अंतिम बार राजा की महफिल में नाचेगी और नाचते गाते ही हमेशा हमेशा के लिए अपने मानू से जा मिलेगी।
राजा की महफिल छत पर सजी थी। प्रकाश स्तंभ और महल की छत पर विशेष प्रकाश व्यवस्था कराई गई थी। जब अंधेरा घिर आया और चारों ओर निस्तब्धता छा गई तो मौली को महफिल में बुलाया गया। उस समय उसके चेहरे पर अनोखा तेज था। सजी धजी मौली घुंघरू खनकाती महफिल में पहुंची तो लोगों के दिल धड़क उठे। मौली ने परकोटे पर खड़े होकर श्वेत ज्योत्सना में नहाई झील को देखा। प्रकाश स्तंभ के पास सिकुड़े सिमटे बैठे मानो को देखा और फिर आकाश के माथे पर टिकुली की तरह चमकते चांद को निहारते हुए बुदबुदाई, हे मालिक, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगती हूं। इस नाचीज को एक बार, सिर्फ एक बार उसके प्यार के गले जरूर लग जाने देना। मन की मुराद मांगकर मौली ने एक बार जोर से पुकारा। मानो उसकी आवाज के साथ ही मानो के हाथ ढोलक पर चलने लग। ढोलक की आवाज वादियों में गूंजने लगी और उसके साथ ही मौली के पैरों के घुंघरू भी। पल भर में समा बंध गया